स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आज आपको बताने जा रहा हूं यहां पर पाक्षिक मूल्यांकन पांचवा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान माह अक्टूबर का सबसे बेस्ट और सबसे सत्य आंसर। पाक्षिक मूल्यांकन 5 जारी हो चुका है और हमारी चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार सबसे बेस्ट आंसर विज्ञान का हम जारी कर रहे हैं। इसके पहले हम गणित का आंसर बना चुके हैं। साथ ही कुछ पलों के पश्चात आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान हर क्लास का कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी क्लास के असाइनमेंट का बेस्ट आंसर आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आंसर मिल सके। चलिए विज्ञान का आंसर शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पहला का अ है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन्स है उसमें से ऑप्शन अ है इंसुलिन, ऑप्शन ब है थायरॉक्सिन, ऑप्शन स में है आपका एस्ट्रोजन और द में है साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उत्तर जो द है वो सही आंसर है। उत्तर द साइटोकाइनिन जो होता है ये आपका एक प्रकार से पादप हार्मोन्स है। दूसरा प्रश्न है कैल्शियम सिलिकेट है। कैल्शियम सिलिकेट क्या है ये आपको बताना है। तो अ है ऑप्शन में मिश्र धातु है। दूसरा ऑप्शन ब में आपका गैंग लिखा हुआ है। स ऑप्शन में धातुमल लिखा है और द ऑप्शन में गालक लिखा हुआ है। तो उत्तर स इसका सही आंसर है। धातुमल जो होता है वो कैल्शियम सिलिकेट कहलाती है, उसमें से आपको फैक्टर से निकलती है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर तीसरा सवाल की। समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो वस्तु को प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन अ है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन ब है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन स है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन द है 12 सेंटीमीटर। उत्तर में स आ जाती है आपका 3 सेंटीमीटर, क्योंकि समतल दर्पण से दूरी जो है उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरूपता नहीं दर्शाता। तो यहाँ पर ऑप्शन अ है सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। तो यहाँ पर फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन तीनों के अपरूपता पाई जाती है, एलोट्रॉपी पाई जाता है, लेकिन सोडियम के एलोट्रॉपी नहीं पाया जाता। सोडियम प्रकृति में एक और सिर्फ एक ही प्रकार की होती है, इसलिए हम कहेंगे सोडियम का अपरूपता नहीं दर्शाया जाता। अतः इसका उत्तर अ सोडियम बेस्ट आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल में आते हैं। प्रश्न पहला का ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लोहे का प्रमुख अयस्क का खाली स्थान है। तो हम आपको बता दें हेमेटाइट है और हेमेटाइट का फार्मूला है Fe2O3 आयरन। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रेटेड ऑक्साइड भी कह देते हैं, फेरिक ऑक्साइड है, ये उसका बेस्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर दूसरा है अपवर्तन के दूसरे नियम को खाली स्थान नियम से जाना जाता है, तो इसको स्नेल का भी नियम कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम माने साइन आई बटे साइन आर जो होती है अपवर्तनांक म्यू का वैल्यू हो जाता है। तीसरा दानेदार जिंक की तनु अम्ल तथा क्षार से विक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है खाली स्थान में हाइड्रोजन गैस आएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हालांकि संगत लवण के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। चौथा बिंदु है अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये निस्तापन कहलाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा निस्तापन कहलाती है। चलिए हम आपको एक सूचना दे रहे हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। आपको मिलेगा हमारी चैनल के माध्यम से, पूरे वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल विजय दिवाकर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न दूसरा, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर तो तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र इस तरह से आपको चित्र बनाना है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तंत्रिका कोशिका की संरचना, आप स्क्रीन को रोक करके आप टच करेंगे यहाँ पर दूर स्थान को, तो प्ले बटन के बगल को टच करेंगे रोक करके, तो ये चित्र आपको और क्लीन दिखेगा। इस तरह से आप लोग ये चित्र बनाना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर माइलिन भित्ति है, एक्सॉन है, आपका साइनेप्स है, पेशी उत्तक है, डेंड्राइट केंद्रक है। इस तरह से माइलिन भित्ति रहित एक्सॉन साइनेप्स है यहाँ पर, तो ये आपको बनाना है। चलिए यहाँ पर प्रश्न तीसरा है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर पहला बिंदु आ जाता है सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया, पहला सवाल है। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अभिक्रिया। तो हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं, सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया। सोडियम अधिक सक्रिय धातु है, यह ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से क्रिया करती है। खुले में रखने पर यह हवा की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, इसलिए इसे ऑक्सीजन के संपर्क रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। तो यहाँ पर 4 सोडियम प्लस O2 इक्वल टू 2 Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला बनेगा। सोडियम ऑक्साइड की क्रिया अगर वाटर लिक्विड के साथ करा दे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वास बन जाती है।
तो इस तरह से आप लोग को ये लिखना है प्यारे बच्चों, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये जो असाइनमेंट का नंबर है अच्छी तरह से जुड़ सके। सेकेंड है क्वेश्चन इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी रिएक्शन होगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अनबूझा चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम कहेंगे CaCO3। गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO प्लस CO2। प्रश्न चौथा है, परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकना चमकदार सतह पर जैसे दर्पण वगैरह पर टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अपने ही माध्यम में प्रकाश का पुनः वापस लौटना, टकरा करके, यही क्रिया जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के दो नियम हैं, हम आपको बता दें। पहला नियम है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, बोथ आर इक्वल। दूसरा पॉइंट है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों जो होते हैं एक ही तल में स्थित होते हैं। दे आर प्लेस्ड इन अ सेम प्लेन। तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए इसका डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। इट इज़ इंसिडेंट रे, इट इज़ रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर ये आपका आपतित किरण हो गया, आपका ये परावर्तित किरण हो गया, ये विलंब हो गया। यहाँ पर की कोण I और यहाँ पर का कोण जो R है, बोथ आर इक्वल। विशेष सूचना ध्यान दें, आप सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि इसी तरह से सभी विषयों के असाइनमेंट पाक्षिक मूल्यांकन का आंसर पाने के लिए आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए और अपने कम से कम 10 मित्रों को जरूर फॉरवर्ड करें। और अगर आप हमें गुरु मानते हैं कुछ पल के लिए तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, फॉरवर्ड करें। हमें थैंक यू बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का हर एक जवाब मैं देते रहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 5वां, अधातुओं एवं धातुओं के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसकी कंपैरिजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ साइड में फर्स्ट कॉलम में हमने मेटल रखा है, सेकेंड कॉलम में यहाँ पर नॉन मेटल है। मेटल की कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाती है, पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। मतलब जो मरकरी होती है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ द मरकरी एंड ऑल मेटल्स प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एंड नॉन मेटल प्रेजेंट इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। अर्थात अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। धातुएं आघात वर्धनी होती है और यहाँ पर अधातु की बात करें तो बिल्कुल अधातुएं जो होती है भंगुर होती है। अर्थात इसको अगर हम पीटे तो यहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा में पाउडर की तरह चूर्ण बन जाती है, जिसको हम लोग कहेंगे भंगुर अवस्था कहते हैं। और आघात वर्धनी का मतलब होती है, एक प्रकार से कहना चाहिए, इसको पीटने पर, किसी अन्य हैवी चीज़ों से पीटने पर ये फैलने लग जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका तीसरा हो गया धातु तन्य होती है, ये टेंसिल होती है। इसका एक वायर खींचा जा सकता है पिघला करके, जबकि अधातुएं जो होती है वो तन्य नहीं होती है। चौथा बिंदु है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सच एस एक्सेप्शन हियर ग्रेफाइट एंड आयोडीन। अर्थात यहाँ पर ग्रेफाइट और आयोडीन जो है दोनों अपवाद है, क्योंकि ग्रेफाइट और आयोडीन जो है दोनों जो है यहाँ पर ऊष्मा विद्युत के सुचालक होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़ करके अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। आप सब समझते होंगे, ग्रेफाइट को अगर हम किसी अन्य माध्यम से उसको घिस दिया जाता है तो ये थोड़ी सी चमकदार, चमकने लग जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि अधातुएं जो है चमकती नहीं है। इस तरह से 5 बिंदु हो गया। प्रश्न 6वां है, पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, क्यों या क्यों नहीं? तो इसका आंसर हो जाती है, पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं। ये कथन बिल्कुल 100% सत्य है, इस कथन से हम सहमत हैं। आप सब जानते हैं सनफ्लावर का जो पौधा होती है, सूर्यमुखी का जो फूल होता है, फ्लावर होती है, आप देखे होंगे पूरे दिन सनलाइट में सूर्य प्रकाश की डायरेक्शन में ही वो घूमते रहता है। जिधर सूर्य रहती है उस डायरेक्शन में वो सनफ्लावर जो है अपनी कहना चाहिए फेस टू फेस जो है उसके अकॉर्डिंग में वो मूविंग करते रहती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरह से सनफ्लावर का जो डायरेक्शन है, उसके फेस डायरेक्शन है, ये फेस डायरेक्शन टुवर्ड अ सनलाइट रे।
बिना प्रकाश के पौधे जीवित नहीं रह सकते, आप सब जानते हैं। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाती है, अतः हम कह सकते हैं कि पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं। यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ जाती है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 7वां का पहला, संक्षारण क्या है? संक्षारण से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए। व्हाट इज द कोरोजन एंड प्रिकॉशंस, देयर 2 प्रिकॉशंस। यहाँ पर है आपका संक्षारण क्या है, तो क्रियाशील धातुएं जैसे के लिए जिंक, एल्युमिनियम शीघ्र ही ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करती है और उनके यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। लोहे की ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके एक प्रकार से जंग लगना ही एक संक्षारण हो जाती है। निम्न चित्र के अनुसार हम आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर लोहे में संक्षारण की जो सिद्धांत है ये चित्र पर दर्शाया गया है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक सिद्धांत है। केमिकल थ्योरी ऑफ द रस्टिंग, कोरोजन की जो प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हिसाब से होती है। संक्षारण की प्रक्रिया विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है। जब धातु जैसे लोहे को वायु और नमी युक्त वातावरण में रखा जाता है तब धातु की सतह पर धनात्मक और ऋणात्मक क्षेत्र निर्मित हो जाने के कारण सतह विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करने लगती है। आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर बीच में यहाँ पर एक लोहे की रॉड बताया गया है, पानी की पतली परत उसमें पड़ती है। वायु और उच्च सांद्रता वाले ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये आयरन जो है कहनी चाहिए वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर जंग बना रही है Fe2O3। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कोरोजन जंग का फार्मूला है Fe2O3X फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड। लोहे में जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया ये आपको लिखना पड़ेगा एनोड पर, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है। एनोड पर आयरन जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और Fe2+ के रूप में विलयन में चला जाता है, जिसको दर्शाया गया है Fe टेंडिंग टू Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं तथा हाइड्रोक्सी आयन बनाते हैं। यहाँ पर 2H2O+ ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 4 हाइड्रोक्सी बनाती है। एनोड पर बने आयरन 2+ आयन OH- आयन से क्रिया करके FeOH सॉलिड बनाती है। यह आयरन हाइड्रोक्साइड वायुमंडल की उपस्थिति द्वारा नमी की ऑक्सीजन द्वारा नमी की उपस्थिति में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाती है 2FeOH प्लस हाफ O2 गैस प्लस H2O लिक्विड टेंडिंग टू Fe2O3X H2O सॉलिड। यही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जंग रस्ट कहलाती है। संक्षारण से बचने के उपाय, लोहे से बनी वस्तु को धूल, वायु, नमी से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पॉलिश पेंटिंग करके रखना चाहिए, साथ ही हो सके तो ग्रीस लगाकर रखें, पॉलीथीन से ढक कर रखना चाहिए एवं गैल्वेनाइजेशन विद्युत लेपन करनी चाहिए। इसी तरह से प्रश्न 7वां सेकंड है, हवा में खुला छोड़ने पर धातुओं की चमक कम क्यों हो जाती है? इसका उत्तर है हवा में खुला छोड़ने पर कुछ धातुओं के पृष्ठ पर ऑक्साइड की परत बन जाने के कारण उसकी चमक दिखाई नहीं देती या चमक कम हो जाती है, एवं हवा में खुला छोड़ने पर कुछ धातुओं में जंग संक्षारण होने लगती है, इस वजह से धातुओं की चमक कम हो जाती है। हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे असाइनमेंट पाक्षिक मूल्यांकन का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वीडियो लिस्ट में भी आपको सारे सब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा। प्रश्न 8वां का फर्स्ट, आपको कोई तत्व दिया गया है, आप कैसे पहचानेंगे कि वह धातु है? तो मेटल की जो पहचान है, हाउ टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेटल, फर्स्ट ऑल मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सभी धातु विद्युत की सुचालक होती है। अधातुएं आघातवर्धनी होती है। धातुएं जो हो गया आपका जितने भी मेटल्स हैं आपका आघातवर्धनी हो गया, धातुएं तन्य होती है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। ऑल मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, धातुओं को पिघलाकर तार बनाया जा सकता है, धातुएं पिटने पर आवाज करती है, यही इसकी बेस्ट पहचान है। चलिए प्रश्न 8वां का सेकंड, उप धातु किसे कहते हैं, मेटलॉइड किसे कहते हैं? 2 एग्जाम्पल दीजिए। व्हाट इज मेटलॉइड, गिव 2 एग्जाम्पल। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो केवल धातुओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं, जबकि कुछ गुण केवल अधातुओं के द्वारा। किंतु ऐसे तत्व भी हैं जो धातु अधातु के बीच के लक्षण दर्शाते हैं। इन तत्वों के स्थान आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं के मध्य है, इसलिए इनकी गिनती धातुओं में नहीं होती, पर इन्हें अर्धधातु अथवा उपधातु जरूर कहते हैं। जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, पोलोनियम आदि जो होते हैं ये मेटलॉइड्स कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। इस तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको मिलेगा कुछ पलों के पश्चात नेक्स्ट सब्जेक्ट के पाक्षिक असाइनमेंट का सबसे बेस्ट आंसर। थैंक यू सो मच।